नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान इतिहास की इस क्विक रिवीजन क्लास में। साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक राजस्थान, जो कि राजस्थान इतिहास की दृष्टि से आरएस प्री एग्जाम में और राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथियों, सबसे ज्यादा प्रश्न आधुनिक राजस्थान में से पूछे जाते हैं। अब आज से हम राजस्थान इतिहास की एक मैराथन शुरू करने वाले हैं और इस मैराथन में आधुनिक राजस्थान के जो 5 मेन टॉपिक हैं, उन टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। आज जिस टॉपिक पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो आधुनिक राजस्थान की एक आधारशिला है। जो टॉपिक है हमारा पहला, वो है राजस्थान पर ब्रिटिश आधिपत्य। अब पहले इसकी कहानी समझे कि राजस्थान पर ब्रिटिश आधिपत्य कैसे हुआ। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने उत्तर भारत की ओर प्रवेश किया और उत्तर भारत में राजस्थान को लूटना पाटना शुरू किया। तो जब लूटपाट इन्होंने शुरू की तो राजस्थान के जितने भी राजा थे वो मराठों से त्रस्त हुए। सेम उसी टाइम पे जब मराठों ने राजस्थान के राजपूत शासकों को परेशान किया हुआ था, उसी समय मराठों ने अंग्रेजों के भी नाक में दम किया हुआ था। इसलिए अब अंग्रेजों ने और राजस्थान के राजपूतों ने मराठों का सामना करने के लिए जो संधियां की, उन्हीं संधियों के परिणाम स्वरूप राजस्थान पर ब्रिटिश हुकूमत का आधिपत्य हुआ। तो पहला प्रश्न इस टॉपिक से है, क्विक रिवीजन क्लास है और पोस्टमार्टम क्लास एक तरीके से ये रहेगी जिसमें बाकी चीजों के बारे में मैं साथ के साथ आपका रिवीजन करवाता चलूंगा। पहला प्रश्न है, भारत में सहायक संधियों का जनक किसे कहा जाता है? सहायक संधियों का जनक, भाई देखो, ये जितने भी नाम है ना, ये सब भारत के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल कहो या वायसराय कहो, मामला क्या था कि कोई भी गवर्नर जनरल अगर ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंग्लैंड से भारत भेजा जाता था तो पहले उनसे पॉलिसी पूछी जाती थी कि आप ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए कौन सी नीतियां, कौन से कार्यक्रम अपनाओगे। और जिसका कार्यक्रम सबसे ज्यादा अच्छा होता था, जिसकी नीतियों के माध्यम से अंग्रेज सरकार को यह लगता था कि राजस्थान को और इंडिया को ज्यादा से ज्यादा लूटने के लिए यह नीति कारगर रहेगी, उसी को गवर्नर जनरल बना के भेज दिया जाता था। तो एक ऐसी नीति जिसके माध्यम से राजस्थान की जो देसी रियासतें थी या भारत की जो देसी रियासतें थी, उनके साथ सहायक संधियां करने की नीति जिस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाई गई, उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक संधियों का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। सहायक संधियां थी क्या? इन सहायक संधियों के माध्यम से पहले तो यह डिसाइड किया गया कि अगर मराठा अंग्रेजों के ऊपर अटैक करेंगे तो राजपूत अंग्रेजों का साथ देंगे, और अगर मराठा राजपूत शासकों पर अटैक करेंगे तो अंग्रेज उनका साथ देंगे। यह एक पहली शर्त इसके दौरान की गई। लेकिन बाद में इसकी जो शर्तें थी, वो शर्तें ये भी थी कि राजाओं को अंग्रेजों की इजाजत के बिना न तो किसी से युद्ध करने की अनुमति है, न किसी से संधि करने की अनुमति है। दूसरा, प्रत्येक राजा को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट, एक अंग्रेज अधिकारी रखना पड़ेगा, जो समय समय पर आपको बताएगा कि किस प्रकार इन संधियों का क्रियान्वयन किया जाना है और आपके आचरण पर कंट्रोल करेगा। और उसकी जो सैलरी है, वो सैलरी भी राजा की जेब से जाने वाली है। और राजा अपनी सेना को हटाकर ब्रिटिश भारतीय सेना लगाएगा और उस सेना के रख रखाव का पूरा पैसा भी राजा ही देगा। तो इस प्रकार की सहायक संधियां थी। ये सहायक संधियां भूल भरोसे राजाओं ने कर तो ली, लेकिन धीरे धीरे जब इन संधियों के प्रावधान सामने निकल कर आए तो फिर भारत और राजस्थान के राजाओं को यही लगा कि मराठे जैसे भी थे बेचारे आते थे, लूट के चले जाते थे, इन अंग्रेजों ने तो जीना आराम कर दिया हमारा। तो वेलेस्ली वो गवर्नर जनरल था जो भारत में सहायक संधियों की नीति लेकर आया था। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो भारत में सहायक संधि पहली बार जिस रियासत के द्वारा की गई वो थी आपकी हैदराबाद रियासत। हैदराबाद के बाद मैसूर हुआ और बाकी सारे ने, सबने, तंजौर वगैरह सबने स्वाधीन इसने सहायक संधियां स्वीकार कर ली। बात अगर मैं राजस्थान की करूं तो राजस्थान में इस वेलेस्ली की सहायक संधियों के तहत सबसे पहले जो संधि हुई वो हुई साहब भरतपुर के द्वारा, वो आगे पढ़ेंगे अभी, और फिर उसके बाद अलवर के द्वारा। ठीक है, तो सहायक संधियों का जनक किसे कहा जाता है? वो है आपका लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने
कब, ये टाइम पूछ रहा है भाई, कब ब्रिटिश सरकार के साथ सहायक संधि की? तो भरतपुर के शासक के बारे में पूछ रहा है, और मैं आपको बता दूं शासक का नाम था रणजीत सिंह। भरतपुर का राजा रणजीत सिंह था, जिसने पहली बार सबसे पहले राजस्थान में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। और वो जो तिथि है, वो तिथि है साहब 29 सितंबर 1803। याद रखना, भरतपुर जो जगह है, भरतपुर जो रियासत थी, उसने 29 सितंबर 1803 को संधि की, और यहां का जो शासक था उसका नाम था रणजीत सिंह। इसके बाद 2 महीने बाद अलवर राज्य ने संधि की, और अलवर ने जो संधि की वो थी 28 नवंबर 1803, और अलवर का जो शासक था उसका नाम था बख्तावर सिंह। भरतपुर वाले ने तो इसलिए संधि की क्योंकि भरतपुर वाले रणजीत सिंह ने मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर को अपने लोहागढ़ के किले में शरण दी थी। इस वजह से इसे फिर बाद में अंग्रेजों का सामना करना पड़ा, और अंग्रेजों ने इसके साथ संधि की। इसी समय एक अंग्रेज लॉर्ड लेक ने भरतपुर के किले पर 5 बार अटैक किया, लेकिन वो असफल रहा। अलवर वाला बख्तावर सिंह जो था, ये बख्तावर सिंह भी लसवाड़ी के युद्ध में या लसावड़ी के युद्ध में मराठों की तरफ से अंग्रेजों से लड़ने के लिए आया था। इसलिए अंग्रेजों का दुश्मन मानते हुए इन दोनों के साथ ही अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली। तो 1803 में 2 मुख्य संधियां हैं, एक भरतपुर और एक अलवर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, कई एग्जामों के अंदर ये पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है कि रियासतों का ब्रिटिश सरकार के साथ मैत्री संधियां करने का कारण क्या था? जो राजस्थान की रियासतें थी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ जो संधियां की, उन संधियों की वजह क्या थी? यह इस प्रश्न के माध्यम से पूछ रहा है। नंबर 1, मराठाओं के आतंक से सुरक्षा प्राप्त करना। बिल्कुल सही बात है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद मराठे जो थे वो भारत में हावी हो गए थे, उत्तर भारत की ओर बढ़े, और राजस्थान में मराठों का आतंक इस समय छाया हुआ था। तो पहला ऑप्शन तो इसका बिल्कुल सही बात है। दूसरा है राजाओं और सामंत वर्ग के आपसी झगड़े। तो साथियों ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात इसलिए सही है कि जो मराठा थे वो मराठा भाड़े के सैनिकों के रूप में उपलब्ध थे। कोई भी व्यक्ति आराम से, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो पैसे वाला व्यक्ति हो, चाहे वो राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे सामंत हो, जो भी मराठों को पैसे देगा, मराठे उसकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार थे। राजाओं के जो सामंत थे, सामंत मतलब राजाओं के जो कर्मचारी थे, एक तरीके से देखें, राजाओं के जो सामंत थे उनके पास खूब मोटा पैसा था, क्योंकि जनता से खूब टैक्स वसूल किया करते थे, मनचाहा कर इनसे वसूल किया करते थे। तो जनता तो इनसे परेशान थी। वैसे ही इन सामंतों के पास इतना पैसा था कि कभी भी वो पैसा देकर मराठों को अपनी सेना में भर्ती कर लेते थे, और कभी भी अपने राजा के खिलाफ मोर्चाबंदी कर देते थे। इसलिए राजाओं और सामंतों के जो आपसी झगड़े थे, उनसे राजाओं की स्थिति काफी चरमरा गई थी, और मजबूरन राजाओं को अंग्रेजों का साथ लेना पड़ा। तीसरा है पिंडारियों के आतंक से सुरक्षा प्राप्त करना। बिल्कुल सही बात है। तो मराठे जिस प्रकार लूटपाट करने के लिए राजस्थान में आते थे, उसी समय एक और जाति पिंडारी, आपने अमीर का पिंडारी का नाम सुना होगा, ये भी यहां पर अटैक करने के लिए आते थे। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संधियों के कारण क्या थे? उपयुक्त सभी इसके कारण थे। इसके अलावा और भी जो कारण थे, तो राजाओं की जो आर्थिक स्थिति थी, राजाओं की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी थी, बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। मराठे सब कुछ लूट चुके थे। मराठों के पास मराठों को देने के लिए अब हमारे राजाओं के पास कुछ बचा नहीं था, इसलिए मजबूर होकर अंग्रेजों का हाथ हमें पकड़ना पड़ा। प्रश्न नंबर 4, अगला प्रश्न है कि अफीम के व्यापार पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से। भाई देखो, राजस्थान में भू राजस्व के अलावा भी और चीजें अगर देखें तो अंग्रेजों की नजर हमारा जो ये कोटा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये वाला जो एरिया है, यहां पर अफीम की खेती खूब अच्छे तरीके से होती है, और राजस्थान में इन रियासतों का एकाधिकार था अफीम के व्यापार पर। अफीम का व्यापार किया करते थे, मोटा पैसा मिलता था। तो अफीम के व्यापार पर
एकाधिकार करने के उद्देश्य से किस वर्ष, तारीख पूछ रहा है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने अफीम का एक नया रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन मतलब शाही कमीशन एक तरीके से ये कह सकते हैं, तो नया रॉयल कमीशन कब बनाया, नया सरकारी आदेश पारित किया गया अलग से, किस लिए? अफीम के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए। ये किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर है 1893। 1893 में ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान में अफीम के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए एक नया रॉयल कमीशन बनाया और वो रॉयल कमीशन 1893 का माना जाता है। तो अफीम पर भी अंग्रेज अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसके अलावा नमक का व्यापार सांबर झील से होता था, तो उस पर भी अपना एकाधिकार जमाना चाहते थे। तो नमक समझौते और अफीम के लिए भी ये काम इन्होंने किया। प्रश्न नंबर 5, 1817 में ब्रिटिश सरकार के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? देखो, दो प्रकार की संधियां राजस्थान वालों के साथ हुई। एक सहायक संधियां, सहायक संधियां जो किसके समय हुई? लॉर्ड वेलेजली के समय। और ये संधियां बेसिकली 1803 में हुई राजस्थान वालों के साथ। मैंने बताया भरतपुर और अलवर ने संधि की। एक संधियां हुई अधीनस्थ संधियां, अधीनस्थ संधियां, और ये संधियां लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर हुई, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर। ये संधियां 1817 से लेकर 1818 में, और लास्ट एक संधि हुई 1823 में, यहां तक चलती रही। इन सहायक संधियों के माध्यम से तो अंग्रेजों ने राजपूतों को अपना सहायक माना, बराबर का व्यक्ति माना, बराबर का मित्र माना, तो ये मित्रता की नीति थी। लेकिन इस अधीनस्थ संधियों के माध्यम से अंग्रेजों ने राजपूत शासकों को अपना अधीनस्थ, अपना जूनियर, सबॉर्डिनेट माना। तो इन संधियों में व्यापक फर्क है। यहां पर राजपूतों को समानता का दर्जा दिया जा रहा है, बराबर बिठाया जा रहा है, सहायक संधि की जा रही है। लेकिन अधीनस्थ संधियों के माध्यम से क्या किया जा रहा है? राजपूतों को कहीं ना कहीं कम आंका जा रहा है। तो बात कर रहा हूं मैं, इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि 1817-1818 में, अब आपसे प्रश्न ये पहले भी पूछा है कि 1803 में सबसे पहले संधि किसने की, तो आंसर भरतपुर आना ही आना है। भरतपुर और अलवर दोनों ने की। मैं यहां पर प्रश्न के अंदर स्पेशल लिखा हुआ है 1817-1818 में ब्रिटिश सरकार के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो ब्रिटिश सरकार के साथ 1817-18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो संधियां हुई, उन संधियों में पहली रियासत राजस्थान की जो उलझी थी वो थी आपकी करौली रियासत। और करौली रियासत ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि पर अनुमति दे दी। करौली का जो शासक था उसका नाम था हरबख्शपाल सिंह। तो ये हरबख्शपाल सिंह ही था जिसने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली भाई? अंग्रेजों के साथ इसने संधि कर ली थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? एजीजी, एक नॉर्मल सी बात मैं आपको ये बताऊं कि एक पोस्ट हुआ करती थी भारत में, उस पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, और हमारे यहां पर शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया शुरू से। गवर्नर जनरल का शासन सबसे ऊंचा शासन हुआ करता था। जब ये संधियां हुई तो इन संधियों के तहत प्रत्येक देशी रियासत में अंग्रेजों ने अपना एक अधिकारी भेजा, अपना एक एजेंट भेजा। उसे कहा जाता था पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहा जाता था? पॉलिटिकल एजेंट। जैसे कर्नल जेम्स टोड, चार्ल्स मेटकॉफ, ये पॉलिटिकल एजेंट ही थे पहले। जब ये देशी रियासतों के अंदर आए तो इनका काम ये था कि महीने के महीने या वार्षिक रूप से या 6 महीने में
इस देसी रियासत की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट गवर्नर जनरल को भेजनी है, लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान में आए और राजस्थान के ही होके रह गए। कर्नल जेम्स टोड इतिहास लिखने लग गया, राजस्थान के जो वीर योद्धा थे उनकी गाथाएं सुनने लग गए, अभिलेखों की खोज करने लग गया। तो समय पर वो रिपोर्ट पॉलिटिकल एजेंट गवर्नर जनरल को नहीं देते थे। इसलिए इन पॉलिटिकल एजेंट्स पर कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई और उस अथॉरिटी को कहा गया एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब पहले तो ये प्रत्येक रियासत में हुआ करती थी, अब ये एजेंट टू गवर्नर जनरल, भाई गवर्नर जनरल पूरे भारत के अंदर एक है, फिर एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल प्रत्येक राज्य के अंदर एक है, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर भारत को कई टुकड़ों में बांटा, और फिर प्रत्येक छोटी छोटी रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट बैठे हुए हैं। तो ये अंग्रेजों का एक प्रशासनिक ढांचा देखा जाता है। तो राजस्थान का जो पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया था, और ये पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल 1934 को बनाया गया, 32 को सॉरी, और इसका नाम था अब्राहम लोकेट। याद रखना भाई, अब्राहम लोकेट राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल था। अब फिर दूसरा प्रश्न आता है, तो एक प्रश्न बार बार यह भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? भाई पहला तो कौन है? पहला तो लोकेट है, और 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था उसका नाम है पैट्रिक लॉरेंस। तो 1857 की क्रांति के समय ये पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल है। और 1857 की क्रांति के समय पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है आपका लॉर्ड कैनिंग। तो राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल वो है कैप्टन लोकेट, अब्राहम लोकेट। 1857 की क्रांति के समय पूरे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो आंसर होगा पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 1817 1818 की संधियों के संदर्भ में रियासत, एक तरफ रियासत का नाम है, एक तरफ शासक का नाम है, और इनका बेमेल युग्म छांटना है। बेमेल युग्म मतलब जो युग्म गलत है, जो युग्म असंगत है, जो युग्म असुमेलित है, उसकी पहचान करनी है। तो 1818 में मेवाड़ के साथ अंग्रेजों ने जो संधि की, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? क्या भीम सिंह जी थे क्या? बिल्कुल सही बात है। और भीम सिंह जी की तरफ से संधि करने के लिए जो व्यक्ति गया था उसका नाम है अजीत सिंह चुंडावत। याद रखना इस बात का भी, अजीत सिंह चुंडावत। और चुंडावत कहाँ के थे भाई? सलूम्बर के थे। मध्यकालीन राजस्थान आप सभी ने पढ़ा हुआ है। लाखा के समय, राणा लाखा के समय उसका जो बेटा राव चूड़ा है, जिसे मेवाड़ का राणा चूड़ा जो है, कुंवर चूड़ा, जो भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह, उस भीष्म पितामह के जो वंश चला, उसके जो वंशज हुए वो आगे जाकर चूड़ावत कहलाए। और चूड़ावतों का मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि जब कुंवर चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा ली और कभी भी शासन पर अपना अधिकार न जमाने के लिए और अपने भाई मोकल को सारा साम्राज्य सौंपने के लिए जब उसने शपथ ले ली, तो फिर इनको विशेष अधिकार दिए गए चूड़ावतों को। तो सलूम्बर का ठिकाना, मेवाड़ के 16 जो ए श्रेणी के ठिकाने थे उनमें से 4 ठिकाने, जिनमें भी सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर का था, जो अभी अभी जिला बना है सलूम्बर, वो सलूम्बर चूड़ावतों के अधिकार में था। मेवाड़ की सेना जब भी किसी अभियान पर जाएगी तो उस सेना को लीड कौन करेगा? चूड़ावत लीड करेंगे। जब भी बलिदान देने का मौका आएगा सबसे पहले बलिदान कौन देंगे? चूड़ावत करेंगे। मेवाड़ में जब शासक उपस्थित नहीं होगा तो उसकी अनुपस्थिति में मेवाड़ का शासन कौन चलाएगा? तो मेवाड़ का शासक चूड़ावत चलाएंगे। जब 1858 में जब ये संधियां हुई अंग्रेजों के साथ, तो उस समय मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह जी थे, और भीम सिंह जी ने अपनी तरफ से जो अपना प्रतिनिधि भेजा उसका नाम था अजीत सिंह चूड़ावत। उधर अंग्रेजों की तरफ से जो व्यक्ति संधि करने के लिए आया था उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ।
इस चार्ल्स मेटकोफ का एक नाम और बताऊं मैं, ये एक चीज और फेमस है ये, इसे भारत में, चार्ल्स मेटकोफ को भारत में समाचार पत्रों का या प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है भाई। समाचार पत्रों या प्रेस का मुक्तिदाता भी से कहा जाता है। इधर जोधपुर की तरफ से क्या मान सिंह राठौड़ था क्या? तो मान सिंह राठौड़ था भाई, ये भी बिल्कुल सही बात है। और मान सिंह राठौड़ के बारे में आप सभी को पता होगा कि मान सिंह राठौड़ नाथ संप्रदाय का जो मंदिर है, महामंदिर जोधपुर में, उसका निर्माण इसी के समय हुआ। खुद आयस देवनाथ का शिष्य था। नाथ प्रकाश नामक ग्रंथ इसके द्वारा लिखा गया। अगला है, क्या जयपुर का शासक उस समय जगत सिंह फर्स्ट था क्या? तो बिल्कुल जगत सिंह फर्स्ट ही था उस समय। और ये इस चीज को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेवाड़ की राजकुमारी जो थी कृष्णा कुमारी, इस भीम सिंह की बेटी, उस भीम सिंह की बेटी कृष्णा कुमारी को प्राप्त करने के लिए, कृष्णा कुमारी, इस कृष्णा कुमारी को प्राप्त करने के लिए जोधपुर के मान सिंह राठौड़ और जयपुर के जगत सिंह प्रथम के बीच में 1807 में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम है गिंगोली का युद्ध। और उस गिंगोली के युद्ध के अंदर विजय हुई थी जयपुर के जगत सिंह की। तो इस गिंगोली के युद्ध से रिलेटेड या कृष्णा कुमारी के प्रकरण से रिलेटेड जो 3 रियासतें हैं, मेवाड़, जोधपुर और जयपुर, इनके शासक भीम सिंह, मान सिंह और जगत सिंह। तो कृष्णा कुमारी के विवाद वाले मामले में भी ये तीनों ही शासक हैं। और 1817-18 में जो संधियां हुई उस समय भी ये तीनों ही शासक यहाँ के रहते हैं। अगला है सिरोही। तो सिरोही का शासक था, नाम था उसका सूरत सिंह। ये बात बिल्कुल गलत है भाई। देखो सबसे पहले तो मैं एक बात बताता हूँ, मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी, मोस्ट ऑफ रियासतों ने 1818 के एंड तक संधियां कर ली थी। सबसे आखिरी में संधि करने वाली रियासत थी आपकी सिरोही रियासत। तो 1823 में इसके द्वारा संधि की गई। कब की गई? 1823 में। और उस समय शासक सूरत सिंह नहीं था। उस समय जो सिरोही का शासक था, इसका नाम था भाई शिव सिंह। क्या नाम था इसका? इसका नाम था शिव सिंह। ठीक बात है। तो ये आप याद रखना। राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसने अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि की थी और 1823 में जाके संधि की थी? तो उस शासक का नाम है शिव सिंह और रियासत का नाम है सिरोही रियासत। इसने सबसे अंत में संधि क्यों की थी? क्योंकि जोधपुर वाला जो मान सिंह है ना, ये पहले इस सिरोही पर अपना क्लेम करता है कि सिरोही मारवाड़ का हिस्सा है। इसलिए जब अंग्रेजों ने मारवाड़ के साथ संधि कर ली तो सिरोही के साथ अलग से संधि करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब अंग्रेजों ने सिरोही के ऊपर संधियां थोपना शुरू किया तो शिव सिंह उठकर बोला कि ये मारवाड़ का हिस्सा नहीं है, आपने हमारे साथ कोई संधि नहीं की, इसलिए संधि की कोई भी शर्त मानने के लिए हम आपके सामने मजबूर नहीं है। प्रश्न नंबर 8 जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है कि 1803 में कब भरतपुर और अलवर राज्य के द्वारा सहायक संधियां की गई? अभी अभी मैंने आपको बताया सहायक संधियों का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड वेलेजली, जो भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधियां की गई। और मैंने बताया था कि भारत की पहली रियासत कौन सी थी? वो थी हैदराबाद। राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? तो वो थी आपकी भरतपुर। अब ये पूछ रहा है कि मुझे तो तारीख बताओ। तो भरतपुर और अलवर इन्होंने संधि कब की? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि साहब 29 सितंबर को तो भरतपुर ने संधि कर ली और 28 नवंबर को अलवर ने संधि कर ली। तो 29 सितंबर, पहले यहां भरतपुर का नाम दिया हुआ है, बाद में अलवर का नाम दिया हुआ है। तो अपन को इधर 29 सितंबर और 28 नवंबर ढूंढना है। तो 29 सितंबर 28 नवंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भैया ना। ठीक बात है क्या? चलो, और मैंने आपको बता भी दिया था कि इधर भरतपुर का शासक कौन था? तो भरतपुर का शासक था रणजीत सिंह। इस रणजीत सिंह ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसमें जसवंतराव होलकर को अपने भरतपुर के किले लोहागढ़ में शरण दी थी, इसलिए अंग्रेजों से दुश्मनी इसकी हो गई थी। इधर अलवर का जो शासक था नाम था उसका बख्तावर सिंह। इस बख्तावर सिंह ने भी अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो लसावड़ी का युद्ध लड़ा गया उसमें मराठों का साथ दिया था, तो अंग्रेजों ने इसको भी अपना दुश्मन माना। तो भरतपुर और अलवर वो राजस्थान की पहली रियासतें थी जिन्होंने 29 सितंबर और 28 नवंबर को अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली। प्रश्न नंबर 9,
1832 में स्थापित राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय कहां पर था? स्थान पूछ रहा है, मुख्यालय कहां पर था? ठीक है, 1832 में। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी होता था गवर्नर जनरल। फिर गवर्नर जनरल ने प्रत्येक रियासत के अंदर पॉलिटिकल एजेंट बिठाए। जब पॉलिटिकल एजेंट सही समय पर रिपोर्ट नहीं दे रहे थे तो प्रत्येक राज्य में एक एजेंट टू गवर्नर जनरल बिठाया गया। इस एजेंट टू गवर्नर जनरल के कार्य को चलाने के लिए जो ऑफिस बनाया था, जो कार्यालय बनाया था, उसी को राजपूताना एजेंसी या राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता था। एक तरीके से हम देखें तो एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था, इसका जो कार्यालय था, यही कार्यालय आपका राजपूताना एजेंसी के नाम से जाना जाता था। तो 1832 में जब इसकी स्थापना की गई थी, तो स्थापना क्या जयपुर में, क्या अजमेर में, क्या मारवाड़ में, क्या उदयपुर में? तो इसका सही आंसर है भाई अजमेर में। अजमेर में 1832 में इसकी स्थापना की गई। लेकिन अंग्रेजों को अजमेर में गर्मी लगने लगी। साल 2 साल बाद जब ये रिपोर्टें लेकर वापस ब्रिटिश सरकार के पास गए तो अंग्रेज इनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि राजस्थान में लू के थपेड़ों के बीच में आके ये काले हो चुके थे। तो अंग्रेजों ने जब इनको नहीं पहचाना तब इन्होंने अपनी व्यथा बताई कि वहां लू चलती है, इतनी जोरदार लू चलती है कि हम हो गए काले। तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि आसपास कोई हिल स्टेशन नहीं है क्या, वहां पर शिफ्ट हो जाओ थोड़े दिन। तो फिर 1845 में 1845 में एक नया कार्यालय बनाया गया। कार्यालय को स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया माउंट आबू में। तो भाई जब सर्दियां होती थी तो सर्दियों में तो ये आ जाते थे अजमेर, और जब गर्मियां होती थी तब ये आ जाते थे माउंट आबू। अब ध्यान रखो 1857 की क्रांति जो 28 मई को राजस्थान से शुरू होती है नसीराबाद से, तो मई जून जुलाई 3 महीनों तक तो चलती है। तो जून जुलाई में या मई जून के अंदर जब गर्मियां पड़ती है तब एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय कहां पर होगा, ये बताओ। देखिए आप मुझे, राजपूताना एजेंसी 1857 क्रांति के समय कहां पर थी? भाई जून में गर्मियां थी, गर्मियों ये माउंट आबू रहते थे, और सर्दियों में कहां रहते थे भाई? अजमेर में रहते थे। प्रश्न नंबर 10, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आ गई ना बात। मैंने आपको बताया था कि सहायक संधियों के तहत ये बात कही गई थी कि आपकी सेना अगर नकारा साबित होती है तो फिर ब्रिटिश भारतीय सेना का गठन करना पड़ेगा। और ब्रिटिश भारतीय सेना की जो टुकड़ियां बनाई गई उनमें एक सेना है शेखावाटी ब्रिगेड। मैं आपको बता दूं कि 1835 में इस शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, पूछा जा सकता है। और शेखावाटी ब्रिगेड से रिलेटेड कई रोचक किस्से भी हैं, वो भी अभी बात करेंगे अपन। तो क्या नवलगढ़ में था भाई शेखावाटी ब्रिगेड? शेखावाटी में राजस्थान के 3 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू, और इधर ये नवलगढ़ है ही झुंझुनू में। शेखावाटी ब्रिगेड जो 1835 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय था भाई झुंझुनू के अंदर। कहीं चूकने की जरूरत ही नहीं है। कहां था इसका मुख्यालय? झुंझुनू में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, राजाओं की जो सेना थी वो लाखों की संख्या में थी। अंग्रेजों को यह लगता था कि राजा जो पावरफुल है वो क्यों पावरफुल है? अपनी सेना की वजह से। और अगर कभी अंग्रेजों के और राजा के बीच में अगर झड़प हुई तो अंग्रेज तो मुट्ठी भरे, राजा के पास लाखों की सेना है, इसलिए राजा कभी कभार तो जोर जबरदस्ती करके संधियों को मानने से मना कर देते थे। नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, ज्यादा नाटक करोगे तो अपने पास इतनी बड़ी सेना है। तो इसलिए अंग्रेजों ने सोचा भी राजा को अगर कमजोर करना है तो सबसे पहले इसकी सेनाओं को खत्म करो। तो अंग्रेजों ने इन राजाओं की सेनाओं को खत्म करके नई ब्रिटिश भारतीय सेनाएं बनाई, और उन ब्रिटिश भारतीय सेनाओं को कई नाम दिए। जैसे राजस्थान की मैं स्पेशली अगर बात करूं तो राजस्थान में एक सेना बनाई 1822 में, नाम था उसका मेरवाड़ा बटालियन या मेर बटालियन। मुख्यालय रखा गया उसका ब्यावर में। उसके बाद 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय बनाया गया झुंझुनू में। फिर 1835 में ही जोधपुर लीजियन सेना बनाई गई और इसका मुख्यालय बनाया गया
एरिनपुरा पाली के अंदर। स्टार्टिंग में तो इसका मुख्यालय अजमेर में था, फिर सिरोही ट्रांसफर हुआ और फिर एरिनपुरा के अंदर इसका मुख्यालय बना दिया गया। बाद में 1835 में जब बनाया था ना जोधपुर लीजियन को, तब तो इसका मुख्यालय अजमेर में था, लेकिन 1842 के अंदर इस मुख्यालय को एरिनपुरा शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद 1841 में एक और सेना बनाई जिसका नाम था मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर, इसका मुख्यालय बनाया गया खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा कहां पर है भाई? उदयपुर के अंदर। ठीक बात है। तो ये शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर था? झुंझुनू के अंदर था। और शेखावाटी ब्रिगेड क्या थी? एक ब्रिटिश भारतीय सैनिक टुकड़ी थी, जो और बाकी सैनिक टुकड़ियों के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें 1857 क्रांति में हिस्से लिए थे। प्रश्न नंबर 11, जो आज का आखिरी सवाल है। डोंगजी और जवाहर जी, डूंगर जी नहीं है भाई, डोंगजी है। डोंगजी और जवाहर जी किस सैन्य टुकड़ी के सिपाही थे? भाई डोंगजी और जवाहर जी जो थे ये सीकर के रहने वाले थे, सीकर के जाट जाति से ये बिलोंग करते थे। और 1857 की क्रांति के समय ये शेखावाटी ब्रिगेड के सैनिक के रूप में थे। और ये करते क्या थे कि जब ये विद्रोही बनते थे तो ये अंग्रेज अफसरों को या धनी व्यक्तियों को लूटकर उस पैसे को गरीब लोगों के अंदर बांटते थे, यानी कि उस जमाने के रॉबिन हुड थे ये। बाद में अंग्रेजों ने डोंगजी को जब गिरफ्तार करके आगरा के किले के अंदर कैद कर लिया गया, तब डोंगजी की पत्नी ने जवाहर जी और उनके दोस्तों को ताने दिए, भाई या तो डोंगजी को छुड़ा कर लाओ, और नहीं छुड़ा कर लाते तो ये चूड़ियां लो और ये साड़ी लो, ये पहन लो, मैं चली जाती हूं छुड़ाने के लिए। तब इन जवाहर जी ने लोटू राम जाट यानी कि लोटिया जाट, करना मीणा, कई लोगों को अपने साथ लिया और आगरा के किले से डोंगजी को छुड़ाकर ये लोग ले आए। तो ये डोंगजी और जवाहर जी किस सैन्य टुकड़ी से रिलेटेड थे? ये शेखावाटी ब्रिगेड से रिलेटेड थे। एक प्रश्न जो बन सकता है आपका वो ये है कि डोंगजी और जवाहर जी ने विद्रोह के समय किन राज्यों की सेनाओं के साथ युद्ध इनको करना पड़ा? तो एक जोधपुर और एक बीकानेर। तो जोधपुर प्लस बीकानेर, इन दोनों राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने, क्योंकि ये अंग्रेजों के पक्षकार थे यहाँ के राजा और ये अंग्रेजों के विरोधी थे, क्रांतिकारी थे, इसलिए डोंगजी और जवाहर जी का सामना करना पड़ा जोधपुर और बीकानेर की सेनाओं का। बाद में ये वहां से भाग गए थे और ये बीकानेर जैसलमेर वाले एरिया के अंदर रहने लगे थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आधुनिक राजस्थान के इस प्रश्नोत्तर में अगली क्लास हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में।